नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस यानी कि डे नाइट स्टडी। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो आपको यह बताना है कि जो इस बार CUET का एग्जाम हो रहा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एक कॉमन टेस्ट हो रहा, उसके अंदर जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर्स के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चले कि पूरा क्या प्रोसेस होने वाला है, इस बार CUET का एग्जाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, कितने मार्क्स के होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने मिनट आपको दिए जाएंगे, इस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाइए देखिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इस बार CUET जो कि NTA कंडक्ट करा रही, नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसे कंडक्ट करा रही, सारा पैटर्न ही बदल दिया। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एग्जाम्स होता था, अलग अलग फॉर्म्स आते थे, अलग अलग सबका पैटर्न्स होता था। कोई 100 क्वेश्चन, कोई 120 क्वेश्चन, कोई 150 क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट में कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई मैथ, केमिस्ट्री, बायो, ऐसा होता था उन लोग का। लेकिन इस बार सारा पूरा पैटर्न चेंज हो गया। 3 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 3 सेक्शन क्या है। पहला सेक्शन अगर बात करें, पहले सेक्शन की बात करें तो हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें कि 19 लैंग्वेजेस होंगे, 13 लैंग्वेजेस होंगे, सॉरी फॉर दैट, 13 लैंग्वेजेस होंगे। उस 13 लैंग्वेजेस में से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना और उन्हीं लैंग्वेजेस का आप स्पेशल एक टेस्ट होगा, उसी पेपर में एक टेस्ट होगा, जिसे लैंग्वेज टेस्ट बोलेंगे। दूसरा जो हमारा है वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। उसमें आपको जो सब्जेक्ट चूज करने होंगे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, ऐसा NTA वालों ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने बताया। सेक्शन C जो हमारा है जनरल टेस्ट है, वो कंपलसरी है, अनिवार्य है। सेक्शन A और सेक्शन C सब आपस में क्या है, अनिवार्य है। आज जो हमारा मेन पर्पस था, ऐसे तो बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ है हमारे प्यारे साथियों के साथ, उन बच्चों के साथ जो 12th की एग्जाम की तैयारी 12th से ही अपना BHU ड्रीम लेके चल रहे हैं, DU को ड्रीम लेके चल रहे हैं, JNU या ऐसे और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका उनको कहीं ना कहीं एक ड्रीम था। वो लोग 11 से ही तैयारी कर रहे थे, ये बेस मान के कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही पूछा जाएगा यदि वो मैथ स्ट्रीम का बच्चा होगा, और बायो स्ट्रीम का बच्चा होगा तो PCB होगा, नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, 2 और सेक्शन जोड़ दिए गए हैं और जो हमारा मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इतनी कटौती कर करके बहुत कम ही क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या मिनिमम कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो मिनिमम 2 लेगी कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट करेगी, वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दिया गया है। NTA वालों ने कहा है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6। अब यूनिवर्सिटीज वाले खुद डिसाइड करेंगे कि हमको मिनिमम में 2 लेने हैं कि मिनिमम में 3 रखने हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज का आया है तो उनमें उन्होंने मिनिमम 3 मांगा है। तो हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना ये डिसाइड करेगी कि हमको मिनिमम में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, किस स्ट्रीम में, और कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे हमारे डोमेन सब्जेक्ट में। लेकिन जो हर एक बात कॉमन है, अगर वो BSc मैथ का बच्चा है, इतना तो तय है मेरे प्यारे साथियों, अगर BSc मैथ का बच्चा है, BSc बायो का बच्चा है, AG का बच्चा हुआ, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है CUET का, तो उसको तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा। खासकर जो BSc मैथ का बच्चा है, बायो का बच्चा है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी होगा और कंपलसरी होगा। और बाकायदा उन्होंने यानी NTA वालों ने मेंशन किया है कि जो सिलेबस होने वाला है इस बार का मेरे प्यारे साथियों, वो 11th का बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा सिलेबस जो NCERT में है,
ट्वेल्थ का सिलेबस है वही आपको आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। तो क्यों ना हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें, उन टॉपिक्स को जानें कि फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी की बुक से ट्वेल्थ में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। आज बेसिकली हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि अभी ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटीज वालों पर छोड़ा गया है कि वो अपने डोमेन सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों क्या मांग रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में मांग रहे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस बात से आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। हर एक यूनिवर्सिटीज का जो अपना अपना नोटिफिकेशन आएगा हम प्रेजेंट होते रहेंगे और आपको सामने बताते रहेंगे कि इस यूनिवर्सिटीज में ये डोमेन सब्जेक्ट मांगा है इन हमारे ब्रांचेस में, ठीक है। तो आप पे इसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट की बात हुई, हमारा जनरल टेस्ट की बात हुई, ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले था, पहले ही अभी बता रहा हूं, आज डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का क्या क्या टॉपिक्स है। तो पीछे लिखा हुआ पूरा टॉपिक्स है, समय को बचाने के लिए मैंने पूरा टॉपिक्स एक बार लिख लिया, बस उसके अंदर क्या क्या एक्चुअली हमको पढ़ना है वही हमको जानना है। क्योंकि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल देखें किस प्रकार से देखें तो कुल मिला के हमको 15 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको नजर आ रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए, यानी कि 15 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और एक एवरेजन मान के चलें तो 25 क्वेश्चन। अगर कोई मिनिमम 2 सब्जेक्ट बच्चा चूज करता है, एवरेज मान के चलें, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट चूज कर रहा। अगर 2 सब्जेक्ट चूज करता है तो 25 क्वेश्चंस फिजिक्स से आने हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा नोटिफिकेशन में है। तो उस 25 क्वेश्चंस के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमको पढ़ने पड़ेंगे 15 चैप्टर, और जो कि बहुत जरूरी है। 12th का सिलेबस अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। 11th का, जहां 11th के सिलेबस की बात करो तो 11th का सिलेबस हमको सिखाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? बेसिक बताता है हमको। लेकिन अगर 12th की सिलेबस के बारे में आए तो 12th का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं हमको आगे फर्दर प्रोसीड करता है, आगे लेके जाता है। उसमें ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमको आगे अपने फ्यूचर में काम आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई, चाहे हमारा रेडिएशन एंड मैटर की बात हो गई, चाहे हमारा इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। ये ऐसे टॉपिक्स है मेरे प्यारे साथियों जो आपको आगे फ्यूचर कि आपको रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो वो अलग की बात है। ये इसलिए बताने का ही मैटर था कि कहीं ना कहीं आप लोग को ये लगता है कि मेरा 11th का चैप्टर छूट गया तो आपके साथ नाइंसाफी की गई, वो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ आपके साथ ये फायदा हुआ कि आपका अब बोझ कम हो गया, बर्डन कम हुआ, आपको केवल 12th का पढ़ना है। तो फटाफट चुटकियों में हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। पहला जो टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, वैद्युत आवेश की बात करें और क्षेत्र की बात करें। जब इसके अंदर हम आएंगे, जब इसके अंदर आएंगे तो बात करेंगे चार्ज क्या होता है। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही बनता है चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमको बेसिक से, हमको बॉटम से कहां जाना है, टॉप पे जाना है। हमको देखना है बेसिक से एडवांस लेवल, हमको ये सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ऐसा नहीं पढ़ना बच्चों कि मेरा केवल MCU/CET हो या फिर CUET हो। हमारा एम ऐसा हो कि हमको कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना पड़े, क्यूज ही क्यों ना देना पड़े, हमारा हर एक टॉपिक क्लियर हो। उस तरीके से हम पढ़ाएंगे, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और बेसिकली मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जो यहाँ पे आपको फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहा, वही आपको फिजिक्स पढ़ाएगा और इस तरीके से पढ़ाएगा कि आप लोग फिजिक्स को फील करोगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, विभव की बात करेंगे। इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है, यानी मोनोपोल एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और नॉट, या 3-3 पोल 4-4 पोल वाले भी ऐसे होते हैं। पोल की बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, हम बात करेंगे पोटेंशियल की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की। तब हम डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। एवरीथिंग विल बी क्लियर एट दैट टाइम। अब उसके बाद हम आते हैं, यहां से एक और इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा मेरे प्यारे साथियों, दूसरा जो आना है वो आपका आएगा कूलम्ब्स लॉ से। ठीक, कूलम्ब्स लॉ
एक तरीके से कहें तो न्यूटन साहब और कूलम साहब क्या करते थे, ऐसा लगता है कि जब वो फॉर्मूला बना रहे थे तो बगल में बैठ कर नकल मार लिए हो, कॉपी कर ली हो, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। अगर आपको ग्रेविटेशनल क्लियर है तो आपको कूलम्स लॉ यानी पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और इन सभी चैप्टर्स में हमको ये देखना है कि हमको जो हमारा चार्ज होगा वो स्थिर होगा। स्थिर चार्ज की बात करेंगे, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे और उसी के अंदर आएगा कैपेसिटेंस। जहां से कैपेसिटेंस का एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जहां से क्वेश्चंस इतने आते हैं कि आप लगाते लगाते थक जाते हैं और बहुत ही आसान एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर एक नंबर के नहीं, मतलब फंटास्टिक, फैबुलस, जॉर्जियस, ऑसम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूछेगा कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो हमको बताओ, यानी संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा संरक्षित हुई है बताओ। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है वो हमको निकालना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता है, वो बात करता है सीरीज कैपेसिटर की, कि सीरीज में कैपेसिटर ऐड कर देंगे, संधारित्र ऐड करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, ये हमको जानना होगा चैप्टर नंबर 2 में। सारा क्लियर करेंगे, नो डाउट। वहां हम और भी बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बताएंगे। आते हैं तीसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले बात हो रही थी कि चार्ज स्थिर था मेरे प्यारे साथियों, अब चार्ज क्या हो गया, चार्ज करने लगा मोशन, चार्ज करने लगा मोशन की वजह से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक सिटी आ गई, यानी वैद्युत का शहर आ गया। इलेक्ट्रिक सिटी यानी किसकी शहर है, वैद्युत का शहर, तारों का शहर नहीं, किसका शहर, वैद्युत का शहर। यानी जहां इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, जहां करंट की बात आने लगी, वहां हमारा क्या आ गया, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी में बात करेंगे रेजिस्टेंस की, और बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की, रजिस्टिविटी की, कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, सारी मैटर इसी में हम क्लियर करेंगे। फिर इसमें आएंगे हम सर्किट की बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे, वोल्टेज लॉ की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ में फर्स्ट लॉ कब संरक्षित रहता है, किस संरक्षण पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ किस संरक्षण पे बेस्ड है। हम आएंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे, कूट के सवाल लगवाएंगे, ठीक है। अगला आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जितने भी चैप्टर्स है ना, आपस में इनका एक बहुत बढ़िया रिलेशन है। अब जब चार्ज मूव करने लगेगा मेरे प्यारे साथियों, तो मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। यदि वो चार्ज जो है स्थिर मूवमेंट हो रहा है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा मूविंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो स्टडी मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि हमारी वेलोसिटी वेरी करेगी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम बात करेंगे मूविंग चार्ज की और मैग्नेटिज्म की। इसमें बात करेंगे डायामैग्नेटिज्म, पैरोमैग्नेटिज्म, ससेप्सिबिलिटी बात करेंगे, यानी कि चुंबक की हम सुग्राहिता के बारे में बात करेंगे, सब बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे काई की, ये काई आता है, काई की बात करेंगे, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, डायामैग्नेटिक किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे, सब उसी में बात करेंगे, आएंगे आराम से पढ़ेंगे। पांचवा जो आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब यहां मैग्नेटिज्म हो गया, अर्थ का मैग्नेटिज्म हो गया, मैटर की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सब पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो दूसरे कॉइल में कैसे करंट फ्लो कर जाता है, किस वजह से, कैसे हम रब करते हैं किसी रॉड को अपने किसी फर पे और उसको बाद किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कैसे अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। इंडक्शन का फिनोमेना है, ठीक है, सब बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर के हम जानेंगे कौन सा स्टेप अप होता है कौन सा स्टेप डाउन होता है, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आएंगे अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग जो करंट है उससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो आरएमएस वैल्यू निकालने को पूछेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान की बात करेगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू की बात करेगा, एवरेज वैल्यू को पे अपन को डिस्कशन करना है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू बात करेगा, पीक करंट की बात करेगा। इसमें सर्किट्स होती हैं, एलसीआर सर्किट, एलआर सर्किट,
ठीक है, सीआर सर्किट, इसमें सारे सर्किट जो होंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन किससे लीड कर रहा है, किसमें क्या रिलेशन है, इंपेडेंस कितना है, रिएक्टेंस कितनी है, सब हम बात करेंगे। प्रतिघात कितना है, प्रतिबाधा कितनी है, हिंदी में बात करें तो सब हम इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगला जो आता है बहुत ही फैबुलस, फंटास्टिक, ब्यूटीफुल की बात करें, जो एक खूबसूरत सा फिजिक्स है, पूरा अपने आप में ही एक फिजिक्स है, वो आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात करें और वेव ऑप्टिक्स की बात करें, जहां किरण प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और तरंग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। जब किरण प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्कैटरिंग, हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन, सब बात करेंगे किसमें, रे ऑप्टिक्स के बारे में। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सब लेंस की बात करेंगे, फोकल लेंथ की बात करेंगे, कंबाइंड फोकल लेंथ की बात करेंगे, सब किसमें बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स में। और उसके बाद हमको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, इसी का एक पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स, जहां पे प्रकाश को तरंग की तरह ट्रीट किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। वहां पढ़ेंगे हम रे ऑप्टिक्स के बारे में, जहां हम पढ़ेंगे यंग्स का नियम, वहां हम देखेंगे इंटरफेरेंस फेनोमेना, वहां हम बात करेंगे डायफ्रेक्शन, वहां बात करेंगे पोलराइजेशन, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंटेंसिटी पे एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे और तमाम चीजें कैसे डिपेंड करती हैं, हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में। और उसी का एक पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कहने को तो बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इससे बढ़िया कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ही योगदान कराएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें जेम्स मैक्स क्लर्क के बारे में बात करेंगे, उनको इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रो की, हम बात करेंगे सिग्मा की, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें बात करेंगे हम फैराडेज लॉ की, जिसमें बात करेंगे हम लॉरेंज लॉ की। ठीक है, ये सब बात इसमें हम करेंगे। आगे आएंगे वेव ऑप्टिक्स, आपको बताया। हाँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको फिक्स होंगे। तो इसमें आइंस्टीन सर का इक्वेशंस आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आती है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव आता है, और हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या ग्राफ फाइंड आउट होते हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकीली हैं कि मैंने खुद यूट्यूब पे इस चैप्टर को पूरा कवर करा दिया है, और इस तरीके से कवर कराया है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, चाहे यूजी लेवल का हो चाहे पीजी लेवल का हो, अगर आपको ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से आपको एक भी बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप सर्च पे जाएंगे, सर्च करेंगे डीएनएस में बीएससी मैथ का जो है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डीएनएस के चैनल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डलवा देंगे। 7-8 वीडियो बने हैं, अभी इस पे प्रैक्टिस कराना बाकी है, तो अभी आपके पास बहुत ही बेहतर टाइम है। ये टॉपिक मैंने पूरा कवर करा दिया है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। आप इसको जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, कमेंट करिए। ठीक है, और यदि कुछ इससे कोई रिलेटेड कोई टॉपिक्स, कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे मैसेज करिएगा, कॉल करिएगा 6393475412। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, बट हाँ स्टडी पर्पज से करिएगा। हम आपको बताएंगे इन चैप्टर्स में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो, या फिर और कहीं प्रॉब्लम होगी, कोई भी इंक्वायरी के लिए, कोई भी क्वेरी के लिए आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, और ये तमाम चैप्टर ऐसा नहीं कि केवल मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, ये सब सारे चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, लेकिन मैं ये सब पढ़ाऊंगा कहाँ, ये सब पढ़ाऊंगा अपने डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे कवर कराना पॉसिबल नहीं है। बहुत बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी चल रही हैं, वो ऑलरेडी उनको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग 11th का पढ़ा रहे थे, सारी चीजें से फिर से व्यवस्थित की गई हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद द फुल एनर्जेटिक। अपने बच्चों के लिए
डीएनएस एजुकेयर पे आप भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप जाइए एनरोल कीजिए, वहां पे आइए, आपके पास अवसर है, अभी 1 2 दिन 3 दिन का टाइम है, जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा आप जाइए, आप एनरोल कीजिए डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद इस पे हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, आप उस पे एक एक प्रॉब्लम से बात करेंगे, एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम से बात करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाना पूरा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इसके बाद हम 1 2 टॉपिक्स और कवर करा दें, लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे किस पे, डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, जहां हमको जनरल टेस्ट के बारे में बात करें, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें और हमारा लैंग्वेज टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। तो आइए और इसको जाके देखिए, इसको जाके देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत जरूरी है, इसके वो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, एटम्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, जल्दी जल्दी एटम्स की बात करेंगे, डाल्टन्स का परमाणु मॉडल, सबका मॉडल्स की बात करेंगे, एटम का संरचना क्या होता है एटम्स की बात करेंगे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग की बात करेंगे, सब इसके अंदर आएगा एटम्स के बारे में, एटम का साइज रेडियस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियाई की बात करें, जब न्यूक्लियस के बारे में आएंगे तो हम रेडियो एक्टिव डीके की बात करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, न्यूक्लियस में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम रेडियो एक्टिव डीके की बात करेंगे, वो डीके कांस्टेंट की बात करेंगे, हम अल्फा बीटा गामा डीके की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो सबसे आता है क्वेश्चंस वो आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, क्या होता है पीएनपी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, उससे बनी डिवाइसेस एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑसिलेटर्स की बात करेंगे, जब इसमें आएंगे ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, एम्पलीफायर की बात करेंगे, उनका वर्क पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। ठीक है, और डायोड की बात करेंगे। ठीक है, और रेक्टिफायर की भी बात इसी में करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर से भी क्वेश्चंस आते हैं, रिपल फैक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। और जो सबसे छोड़ सकते हैं जिस टॉपिक को, जो छोड़ने लायक है, वो पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, मॉड्यूलेशन आता है, डीमॉड्यूलेशन आता है, हालांकि उतना क्वेश्चंस नहीं आता, गिने चुने फॉर्मूले होते हैं, मैं लिखवा दूंगा, बता भी दूंगा। ठीक है, और वहां मैं बता दूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम से श्योर की क्वेश्चन उसी के अंदर से आ जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन के बारे में आप रडार के बारे में पढ़ेंगे, एंटीना के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उन पे भी रिएक्टेंस मेथड, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको उतना पढ़ना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो इतना ही पढ़ना है जितना हमको काम भर का आ जाए। लेकिन ये चैप्टर और हमारा बात करें रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेब ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट, ये सब चैप्टर्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये चैप्टर्स हम पूरा अपना कवर कराने वाले हैं अपने डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। आप जाइए एनरोल कीजिए, अभी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस है। ठीक है, आप कहीं भी जाइएंगे इससे कम आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। आप जाइए एटलीस्ट एक बार विजिट करिए, देखिए, और इसको देखिए, मैंने इसको पढ़ा रखा है, मैंने प्लेलिस्ट में इसका मैं लिंक ऐड करा दूंगा, आप उसको देखिए, मैंने नंबर दे रखा है, आप पर्सनली कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। और चलते चलते एक बात कहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि अब कुछ भी हो गया, चाहे एनटीए वालों ने इतना जुल्म किया हमारे साथ, पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन हमको फिर भी हमें अपने एक चीज पे फोकस करना है। मुझे बीएचयू निकालना है, हमें डीयू निकालना है, हमें जेएनयू निकालना है, हमको रिजल्ट देने हैं, चाहे पैटर्न कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का पैटर्न हो, हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, हमको अपने गोल पे फोकस करना है। अब चाहे गोल कैसा भी हो, चाहे गोल को किसी भी प्रकार वो लोग घुमा दें, हमको अपना गोल दिखना चाहिए। बस हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे क्या पूछ रहा है, और आपका कवर कराने की जिम्मेदारी क्या पूछेगा, और जो 2 एडवांस में जोड़ दिया गया सेक्शन ए और सेक्शन सी, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लिए हैं। जब हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ हैं, डर किसी बात की है, चाहे पैटर्न कुछ भी हो जाए, हमको इस बार हमारा फोकस है, हमको बीएचयू निकालना है, हमको रैंक होल्डर बनना है, हम रैंक होल्डर बन के दिखाएंगे, और आपका साथ, हमारा साथ और सबका विकास। ठीक है, तो क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आता है मिलते हैं। और ऐप पे तो आपको हमेशा रेगुलर मिलते रहेंगे, ये सारी क्लासेस अब बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अच्छा चांस है, जाइए विजिट करिए, अभी विजिट करिए, वीडियो देखने के बाद तुरंत जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।